of alkyl halides, which mainly include the major type of reaction that alkyl halide can undergo are nucleophilic substitution reactions. ठीक है, बहुत मज़ेदार है, इनसे सवाल बनते हैं, तो इन पे कमांड बन गया तो बहुत अच्छी है. अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एल्काइल हैलाइड्स 3 तरह के मेन रिएक्शन देते हैं सर. एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक रिएक्शन विद मेटल जो हमने पढ़ लिया, और तीसरा एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है जी. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज RX. सही, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड रिप्रेजेंटेशन. दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट. सर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला वो कंपोनेंट जिसके ऊपर अटैक होता है, जिसके ऊपर अटैक किया जाए, जिस पर अटैकिंग रिएजेंट आके जुड़े, अटैक करे, और जिस मॉलिक्यूल में या जिस रिएक्टेंट में कार्बन प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स कार्बन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट पूरी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और जिस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करे, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट. दैट इज नोन एज. अच्छा, जिनके रिएक्शंस आप पढ़ेंगे वो सबस्ट्रेट होगा. अगर आप अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल सबस्ट्रेट है, एल्डिहाइड के पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड सबस्ट्रेट होगा, और अगर आप एल्काइल हैलाइड्स के पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड्स सबस्ट्रेट होगा. अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन का मतलब कि जब आपके पास सबस्ट्रेट एल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर आके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होता है. या तो हम लिखते हैं NU नेगेटिव, जनरल रिप्रेजेंटेशन, या NU लिख दिया, ऊपर लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव लगा दिया. क्योंकि सर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे, तो इनको देखने का तरीका या अपेरेंटली जो न्यूक्लियोफाइल आपको लगे उस वो 2 तरीके से लगता है. या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो सिम्स इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या तो उसके ऊपर लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन रिच होगा. ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा सर? ये न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट पे अटैक करने के बाद ये जो X यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज़ ऑलरेडी अ न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन RX में 2 सेंटर होते हैं. जब हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि जो X होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि -I लगा के डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, इट बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड दिस R बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल आके R पे अटैक करेगा, X हट जाएगा, X को रिमूव कर देगा. ठीक है, ये X को रिमूव कर देगा. अच्छा, जब X रिमूव हो गया, R जुड़ गया इसके साथ, बताइए जब R न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया तो बनेगा RNU. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, और ये बन गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्लस साथ में क्या हट गया? X along with its इलेक्ट्रॉन पेयर X नेगेटिव. ठीक है सर. सच रिएक्शंस इन विच एन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? इनकमिंग. ये आ गया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. और ये कौन सा है? आउटगोइंग. एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होगा उसको हटा के उधर बैठ जाएगा. सच रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. खुद में नाम बता रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल RX में है वो X है, X को हटा के खुद वहाँ पे बैठ जाएगा. सच रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे. अच्छा, ये जो X नेगेटिव आपका हटा, ये जो X नेगेटिव हटा, दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप. हट गया, लीव पे चला गया, छुट्टी पे चला गया. दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप. ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं लीविंग, LEAVING, LIV नहीं, जिंदा नहीं, लीविंग ग्रुप. ये हट गया, ये छुट्टी पे चला गया. LG पढ़ते हैं इसको, शॉर्ट में हम इसको LG पढ़ते हैं, लीविंग ग्रुप. क्या पढ़ लेंगे? लीविंग. अच्छा, लीविंग ग्रुप 2 तरह के होते हैं जनरली सर. एक तो ऐसे कि जो हटें और हटें इलेक्ट्रॉन पेयर के बगैर. तो मान लीजिए आपने लास्ट टाइम रिएक्शंस बेंजीन में बथेरे पढ़ रखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप के. कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन से H पॉजिटिव को हटा के बैठ जाता है. अगर इलेक्ट्रोफाइल या कुल मिला के ऐसा लीविंग ग्रुप आपके पास है जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बगैर हटे, जो डेफिशिएंट होके हटे, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के हटे, सच न्यूक्लियोफाइल, सच लिविंग ग्रुप्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूज. उनको हम क्या पढ़ते हैं? अच्छा, ये कौन सा आपका लिविंग ग्रुप है सर? ये ऐसा लिविंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ऊपर. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच लिविंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को आप न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं, बट ये लिविंग ग्रुप है. सो लिविंग ग्रुप की श्रेणी में हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफ्यूज. न्यूक्लियोफ्यूज ऐसा लिविंग ग्रुप जो किस चीज़ के साथ हटे तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हटे, नेगेटिव फॉर्म में हटे, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हट जाए. और अगर कोई पॉजिटिव वाला हटे जो यहाँ पे नहीं हटेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हटेगा, तो उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज. क्या पढ़ लेंगे? इलेक्ट्रोफ्यूज. तो क्या होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस
in which an incoming nucleophile substitute an already present nucleophile present in alkyl halide, that is X, and form nucleophilic substituted product along with दिस X नेगेटिव जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल था। Lg पढ़ लेंगे इसको, और इसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या पढ़ लेंगे? अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स में होते हैं, ये 3 तरह के मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, जिनमें मेजर मैकेनिज्म्स 2 हैं जो नीट लेवल तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेजर 2 मैकेनिज्म्स तो मैं लिख लेता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 3 डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स, ठीक है, जिनमें से 2 आपको पढ़ने हैं, बस मैं नाम लिख रहा हूँ तीसरे वाले का, क्योंकि तीसरा नीट के सिलेबस में है नहीं, तो आपको एग्जाम के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी नहीं आता है वो, ठीक है। फर्स्ट वन इज SN1, अब इसको ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, दोनों बातें सेम होती हैं। सेकेंड वन इज SN2 एंड थर्ड वन इज SNI। This is nucleophilic substitution. Again, nucleophilic substitution. SN1 is unimolecular nucleophilic substitution. अब ये kinetics टच आएगा, इसमें kinetics भी साथ में आएगा. So this is unimolecular nucleophilic substitution. 2 is bimolecular nucleophilic substitution. I is internal न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको NGP पढ़ना है, जो नीट के सिलेबस में होता नहीं है, ठीक है। तो इस वाले को आप स्किप कर लेंगे सिंपली, बस इतना लिख दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स में कितने मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं, और 3 ऑप्शन दे के लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज लिख लें, तो ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, कि इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी इस पर सवाल बने, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 बाईमोलिकुलर, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फिर दोनों पे सवाल लगाएंगे एक साथ, ठीक है जी। तो पहला हेडिंग में डाल देता हूँ SN1 रिएक्शन, दैट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन, ठीक है जी। अच्छा, इस SN1 के बारे में कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम मैकेनिज्म्स पे आएंगे, ठीक है। मान लीजिएगा पहली बात ये कि ये जो भी रिएक्शंस होंगे ये यूनिमोलिकुलर टाइप के होंगे। कैसे होंगे सर? यूनिमोलिकुलर टाइप का मतलब ऐसे रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में सिर्फ एक रिएक्टेंट स्पीशी RDS में इन्वॉल्व हो, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा या जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उस स्लोएस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, दैट इज नॉन एज मोलिकुलरिटी, दैट इज नॉन एज। और यूनिमोलिकुलर का मतलब कि SN1 में ये रिएक्शन जैसा भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, इसके स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट स्पीशी इन्वॉल्व होगा। कितना रिएक्टेंट स्पीशी? एक। दैट इज वाई दिस इज नॉन एज यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो मैं पहला टर्म इसमें खुद लिख लेता हूँ, सच रिएक्शंस आर यूनिमोलिकुलर। रेट सिर्फ एक ही रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, एक ही रिएक्टेंट स्पीशी पे डिपेंड करेगा, एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं नीचे बता भी दूंगा काइनेटिक्स में, अलग से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, सर SN1 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, SN2 एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में। सो SN1 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको पता है कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं, और ये पर्टिकुलरली जो आपका SN1 रिएक्शन है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये उल्टा रखना है, उल्टा याद रखना है। SN1 में 2 स्टेप, SN2 में 1 स्टेप, SN1 में 2 स्टेप और SN2 में 1 स्टेप, ये उल्टा याद रख लेना। सो 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। अब मुझे बताइए, अगर 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, काइनेटिक्स से बिल्कुल, ये जो SN1 और SN2 है, दोनों के दोनों काइनेटिक्स से रिलेटेड है। जिसने काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ा, यहाँ पे चीज़ें बैठ जाएंगी। अच्छा, अगर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एलिमेंट्री रिएक्शंस में इंटरमीडिएट, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता ही बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? इंटरमीडिएट का फॉर्म, एंड दैट इंटरमीडिएट 2 इज कार्बोकेटाइन, दैट इज कार्बोकेटाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगा। तो पहली बात, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप। अच्छा, मुझे बताइए, अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट्स भी कितने बनेंगे? 2। जितने स्टेप में रिएक्शन उतने ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2
ट्रांजिशन स्टेट्स कितने हो जाएंगे? 2। फिर अब इसका एनर्जी प्रोफाइल भी मैंने बनाया, जब हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे उसके बाद आप एनर्जी प्रोफाइल भी इसका बना सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, ये जो SN1 रिएक्शन आपका देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट बात और, सर SN1 रिएक्शन जब भी होंगे ये होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। किन सॉल्वेंट्स में? दे अकर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको PPS पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर नेचर के भी हों और साथ साथ में प्रोटॉन देने की क्षमता भी रखते हों, ठीक है। और इनमें कुछ लिमिटेड एग्जांपल हैं। SN2 में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ लिमिटेड एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पानी आ गया आपका H2O, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। या अपना CH3COOH या CH3OH मिथेनॉल भी लिख सकते हो। देन वी हैव CH3COOH। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो SN1 में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिन सॉल्वेंट्स में रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। दीज आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं लिख लेता हूँ। मुझे बताइए, अगर तो रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, सर इसका मतलब ये है कि रेट कार्बोकेटाइन डिसाइड करेगा। और कार्बोकेटाइन में भी सबसे स्टेबल कौन सा रहता है? 3 डिग्री का। वो जल्दी बनना चाहता है, जल्दी रिएक्ट करना चाहता है। सर इसका मतलब एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 इट शुड बी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। जब भी कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन जाए हमेशा रेट 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1। इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये SN1 की कुछ मेन बातें मैंने लिखी जो हमने अभी अप्लाई करनी है। इन बातों में हमने अप्लाई करना है और अप्लाई करके आप देखोगे, ठीक है। अच्छा, कितने स्टेप्स में रिएक्शन होगा? 2 स्टेप्स में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख लेता हूँ और मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ जी स्टेप 1। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से देखना। मैं सब चीज़ें इसमें बता दूंगा, पूरा काइनेटिक्स टच करके फिर सिर्फ सवाल लगाने हैं आपको। अच्छा, स्टेप 1 में ये होगा, सर जो अल्काइल हैलाइड आपके पास प्रेजेंट है वो जनरली गैशियस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होता है? गैशियस फॉर्म में होता है। जनरली वो गैशियस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये 4 पेन पकड़ लिए, ठीक है। ये जो हाथ मेरा है, दिस हाथ इज कार्बन सेंटर, ठीक है। एंड दीज आर R ग्रुप्स, R एंड दिस वन इज X हेलोजन। ये आ गया आपका हेलोजन। ये क्या आ गया? सब कुल मिला के मैंने अल्काइल हैलाइड ले रखा, और वो भी कौन से डिग्री का? 3 डिग्री का। मैं इसलिए 3 डिग्री खुद से प्रेफर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो SN1 रिएक्शन है ये सबसे फास्ट 3 डिग्री में देखने को मिलता है, ठीक। सो मैंने क्या कंसिडर कर लिया? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, R ग्रुप एंड दिस वन इज X हेलोजन, दिस वन इज हेलोजन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास सबस्ट्रेट होगा, ये जो अल्काइल हैलाइड होगा, सर इस अल्काइल हैलाइड्स में ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ये कार्बन और ये हेलोजन, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है गैशियस फेज में। किस फेज में? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं पानी में। और पानी भी कौन सा? ये सॉल्वेंट भी कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। संभाल लीजिए वाटर, संभाल के चल लीजिए वाटर, जो सस्ते में मिलेगा आपको, ठीक है ना। वाटर हमने क्या कर लिया, इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया, डाल दिया, बीकर ले लिया और बीकर में इसको डिसॉल्व कर लिया। ये पहले किस फॉर्म में था? गैशियस फॉर्म में। हमने किस में डिसॉल्व कर दिया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा क्या? स्टेप 1 बता रहा हूँ मैं। स्टेप 1 हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड्स को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अब आप ये चीज़ देखोगे, सर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर था। क्यों? क्योंकि X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे पोलैरिटी था। और जैसे हमने इसको पानी में डाला, सब पानी जब भी कहीं पोलर चीज़ को देखता है या कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव वाली चीज़ को देखता है, कहीं भी आयनिक चीज़ को देखता है, तो पानी जैसे चींटियाँ खांड को नहीं पड़ती हैं, ये चीनी को एक साथ घेर नहीं लेती हैं, पानी बस वो काम कर लेता है। पानी को जब भी कहीं डाइपोल दिखा या पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा, एकदम से सॉल्वेट कर लेगा, उसको घेरना चाहेगा। अब वाटर के पास भी तो डाइपोल है सर, वाटर के पास जो डाइपोल है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन को खींचना चाहेगा, पॉजिटिव वाले को खींचना चाहेगा, और वाटर का हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड था, पानी में डालने के बाद इसका सॉल्वेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको कंप्लीटली सराउंड कर लेगा। इनसे तो रेपेल ही होता है पानी, R ग्रुप से तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं बेचारे, इनसे तो पानी वैसे भी रेपेल होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कार्बन और R के बॉन्ड को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, इस कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत घट जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है पानी की वजह से, और इतनी डिक्रीज कर जाती है कि जब पानी अपना पूरा सॉल्वेशन लगाता है, पूरा सॉल्वेशन लगाने के बाद, एक्चुअली में होता ये है सॉल्वेशन में कि जब पानी यहाँ से और यहाँ से इसको घेर ले, तो घेरने के बाद इंटरेक्शन डेवलप करता है। क्या डेवलप करेगा?
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ भी डाइपोल है और वाटर का भी डाइपोल है। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है वो एनर्जी इस कार्बन और एक्स के बॉन्ड को तोड़ने में मदद में आता है, वो इसको काम में आएगा। तो ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? तो स्टेप 1 में क्या होगा कि जो आपका एल्काइल हैलाइड था इसको पानी में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद सॉल्वेशन हुआ, पानी ने इसको सॉल्वेट किया और कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ा। और सिर्फ तोड़ता नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद जो बनेगा उनको शांत भी करता है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्व। अदरवाइज तोड़ने का तरीका ये होता था कि हम हीट भी कर सकते थे, तो अगर हम तोड़ना चाहते तो हीट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन पानी का यूज़ इसलिए किया क्योंकि पानी तोड़ने के बाद जो चीज़ें बनेंगी उनको भी शांत करता है, उनको भी स्टेबलाइज करता है, उनको भी स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। ये एक्स नेगेटिव अलग आ गया। अच्छा, ये जो बचा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक्स नेगेटिव हट गया, ये वो लिविंग ग्रुप जो अपने को हटाना था। अच्छा, जैसे ये एक्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दिखा, दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ये एल्काइल हैलाइड एंगल 109 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंगल 109 डिग्री, 109 हर जगह 109 चलेगा, ठीक है। जैसे ही एक्स हटा ये कार्बोकेटाइन बना। सर कार्बोकेटाइन अपने आप को रिलैक्स करना चाहेगा, कर दिया अपने आप को रिलैक्स, आ गया ट्राइगोनल प्लैनर शेप में। किस में आ गया? ट्राइगोनल प्लैनर शेप में, ठीक है। दोबारा ऐसे था, कार्बोकेटाइन रिलैक्स हो गया, 109 से सीधा 120 पे आएगा, रिलैक्स हो जाएगा, अब ट्राइगोनल प्लैनर शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्स नेगेटिव हटा था, सर इस एक्स नेगेटिव और इस कार्बोकेटाइन के बीच में आके पानी बैठा है। इसके बीच में कौन आके बैठा? पानी, सही है। दोबारा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है ना। ये बन गया कार्बोकेटाइन। एक कार्बोकेटाइन के ऊपर ये जो वाटर था, अब वाटर कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, आपको रिएक्शन नहीं करवाना है। सर इतना होगा कि इसको सॉल्वेट कर देगा, इसको सॉल्वेट करके इसको ऐसा मान लीजिए स्टेबलाइज करना चाहेगा, शांत रखता है इसको, ठीक है। ये एक्स नेगेटिव हट गया अलग, लेकिन अभी भी यहीं पे प्रेजेंट है। एंड दीज आयन पेयर्स, दीज आर आयन्स, this positive charge ion, this is negatively charged ion, these ion pairs are separated by water molecules, these are separated by water molecules। इसको जंक्शन भी बोलते हैं, या इसके लिए एक टर्म होती है उसमें GEGENTION, जंक्शन पढ़ते हैं इसको, जंक्शन का मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पानी ने आपस में सेपरेट कर रखा है। दिस आयन पेयर सेपरेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज जंक्शन, ठीक है। अच्छा, सेपरेट कर दिया, ये हो गया पहला स्टेप। कौन सा स्टेप हो गया? तो पहले स्टेप में क्या हुआ? Alkyl halide is dissolved in water molecule and the carbon halogen bond dissociation energy is compensated by the solvation of this water molecule, due to which the carbon halogen bond broken down, and when this breaks there is formation of carbocation and X negative separated by water molecules, separated by, ठीक है। ये लेकिन है बीकर में, ध्यान में रखना, ये है बीकर में लेकिन बीच में पानी आ गया, हो गया स्टेप 1। अच्छा जी, स्टेप 1 हमने कर दिया। अब क्या किया? स्टेप 2 में लेके आ गया हम न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पूरा काम तो ये था कि इस एक्स नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवाना था। अब सेकंड स्टेप में आगे लेके मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आ गया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? सर ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इस पर खाली ऑर्बिटल है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? एक खाली पी ऑर्बिटल, एक खाली, इसका एक लोब ऊपर वाली साइड और एक लोब ऐसे ही होगा, डंबल शेप, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल डंबल शेप। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, इसके पास अटैक करने के दो रास्ते, तो या तो अबोव द प्लेन अटैक करे, इधर से भी ऑर्बिटल दिख रहा है, या तो आके बिलो द प्लेन अटैक करे। दो इधर से नहीं आ सकता, इधर से एंटर नहीं कर सकता। क्यों? आर 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 आर, ये रेपेल करेगा, रेपल्शन होगा। या तो अबोव द प्लेन, या तो, अच्छा अगर तो ये अबोव द प्लेन आया, अबोव द प्लेन का मतलब ये होगा, ये मान लीजिए फ्रंटल अटैक भी इसको पढ़ते हैं, जहां से एक्स निकला था, यहाँ से एक्स निकला था। अगर तो न्यूक्लियोफाइल यहीं से आया तो न्यूक्लियोफाइल आके ऐसे बैठेगा और ये फिर किस शेप में आ जाएगा? वापस, फिर वापस 109 में, फिर वापस टेट्राहेड्रल में, और बिल्कुल आपको प्रोडक्ट वैसा देखने को मिलेगा जैसा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था। तो रिएक्टेंट भी ऐसा ही था और प्रोडक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, कि बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा रिएक्टेंट था। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल वैसा जैसा रिएक्टेंट का था, जैसा। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करे? 2 ऑप्शन थे। अगर बिलो द प्लेन अटैक करे, फिर बताइए बिलो द प्लेन अटैक कर गया, ये ऊपर के लिए खुल गए, फिर भी टेट्राहेड्रल, इसमें दिक्कत, फिर भी ये वैसा ही है। लेकिन सर अभी बिल्कुल स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट हो गया, बिल्कुल क्या हो गया? जैसे छाते की तरह, पहले नीचे की तरफ थे, अब सीधा ऊपर की तरफ, सारे के सारे। अब इन्वर्जन, अब क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। अब आपको देखने को मिलेगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सो कुल मिला के SN1 में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री 2 तरह की। कितनी तरह की? सर या तो रिटेंशन या तो इन्वर्जन, ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स पे ऐसा लिखा होता है कि चांसेस 50-50 होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है, ये डिटेल वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो आपने सेपरेट किया था एक्स नेगेटिव,
सर ये वाटर से तो स्प्रेड हुआ था, लेकिन कहीं भाग के थोड़ी ना गया, बीकर से बाहर थोड़ी ना आया था, उसी पानी में था जहाँ रिएक्शन कर रहे थे। अब जब ये कार्बोकेटाइन, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, सर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस थोड़े फ्रंटल साइड से कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव अभी भी बैठा है, या अभी भी बैठा है, कहीं हटा नहीं है, बस बीच में पानी आया है। सर बीच में पानी आया, बॉन्ड तोड़ा है, बल्कि यहीं पे है, तो अभी भी इंटरेक्शंस होंगे इनके बीच में, अभी भी तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस उस साइड से, जिस साइड से एक्स प्रेजेंट था, उस साइड से चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, उस साइड से चांसेस थोड़े। इसका मतलब जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा 0.2 कम बनता है, तो 0.2% कम बनता है, 2% कम बनता है। लेकिन ये जो इन्वर्जन वाला है, वो उसकी तुलना में 0.2% ज़्यादा बनेगा, तो 2% ज़्यादा बनेगा, 2%। अदरवाइज ऑलमोस्ट इक्वल मामला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट इक्वल मामला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए स्टेप 1 में क्या हुआ। सर स्टेप 1 में ये जो एल्काइल हैलाइड अपने पास प्रेजेंट था, मैं विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ, फिर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग से बता दूंगा। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर, विदाउट स्टीरियो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्स, सही। ये आ गया अल्काइल हैलाइड आपका, ये सबस्टिट्यूट, ये आ गया जी सबस्टिट्यूट। टेट्राहेड्रल sp3, सही। टेट्राहेड्रल sp3 109 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अच्छा पहले स्टेप में ये होगा कि सर इसको हम किस में ऐड कर देंगे, पीपीएस में। पीपीएस इज पोलर प्रोटिक, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और पानी इसको स्प्रेड कर देगा, और आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का। और जो कार्बोकेटाइन बनेगा, अब यहाँ पे तो sp3 था, कार्बोकेटाइन एकदम से अपने आप को रिलैक्स करके प्लेनर शेप में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वी हैव दिस सी, दिस आर ग्रुप, दिस आर ग्रुप एंड दिस आर ग्रुप, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑर्बिटल खाली, ये प्लेनर है, यहाँ पे देखना ऐसे, अदरवाइज ऐसे दिखता है, बिल्कुल एक ही प्लेन में दिखता है, ठीक है। प्लस साथ में क्या हट गया सर, एक्स नेगेटिव, साथ में क्या हट गया। अच्छा इनको स्प्रेड किसने किया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये जो काम है ना, इस काम को दिखाने के बहुत सारे प्रीसीडिंग स्टेप्स होते हैं, ऐसा मान लो सब स्टेप्स होते हैं। पहले पानी क्या करता है, इनके एंथैल्पीज को थोड़ा सा कम कर देता है, तो जब आप पहले स्टेप में इसको दिखाओगे तो आप यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बना लोगे कि टूटने वाला है। उसके बाद क्या कर लेंगे, पानी बीच में आके रख लेंगे कि पानी ने इनको स्प्रेड कर दिया, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट पे ये लिखते हैं, ये फाइनल है। अदरवाइज इसके बीच में भी कुछ सब स्टेप्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ें इसको फॉलो करनी पड़ रही थी। अब क्योंकि एनसीईआरटी इसको सीधा फाइनल स्टेप लिख लेता है, इसलिए हम फाइनल लिख लेते हैं। अदरवाइज मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ट्रांजिशन स्टेट बना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेप है तो ट्रांजिशन स्टेट तो बना होगा, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ होगा कि सर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पार्शियल ब्रेक हुआ होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट वही फैक्ट्री जहाँ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बनते हैं, अभी सिर्फ टूटने की बात हो रही है। तो ये क्या होगा, ये पार्शियली ब्रेक करेगा। फिर मैं क्या करूँगा, बीच में पानी लिख दूंगा, पानी से स्प्रेड कर दिया, और फिर फाइनली इनको अलग करके लिखूंगा। तो वो मैंने फाइनल लिख रखा है, एक स्टेप में फाइनल। ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन, और ये एलजी निकल गया, ये आ गया आपका एलजी, ये एलजी आ गया, ये एलजी भाग गया, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, पहले स्टेप में हो गया ये। अब मुझे बताइए जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, सर कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होते नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप स्लो है। ये पहला स्टेप क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल है। और अगर आप ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती ये बना रहे हैं, ना भी बनाते रिएक्ट नहीं करता, फिर ना भी बनाते तो ये क्यों टूटना चाहता, क्योंकि स्टेबल था। इसलिए पहला स्टेप स्लो होगा, इसको एक्टिवेशन ज़्यादा लगेगा, इसको एक्टिवेशन, तो इसलिए स्टेप आपका होगा स्लो स्टेप, स्लो। और आपको ये पता है कि जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप इसका बनाओगे तो स्लो स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। एंड दिस इज़ RDS, दिस इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसका मतलब जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा सिर्फ इसके लिए। और मुझे बताइए जब इसके लिए मैं रेट लिखूं तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रही है, सिर्फ एक, पूरा का पूरा रेट सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है। R = K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ओनली, दैट इज़ बाई यूनिमोलिकुलर आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बताइए। स्टेप सेकंड में ये जो कार्बोकेटाइन बना, स्टेप सेकंड में ये जो कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, वो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आने वाला था, ठीक है। सो ये जो कार्बोकेटाइन बन गया CR पॉजिटिव, इसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, प्लस NU। अभी मैंने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा है, देखना कहाँ से पढ़ा है मैंने। जब मैंने कोलिजन थ्योरी में आपको ये पढ़ाया था कि फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव 2 क्राइटेरियाज मस्ट बी फॉलोड। So one is the activation energy criteria or threshold criteria, another one is orientation factor। वो ओरिएंटेशन यहाँ पर डिसाइडेड होता है इसमें और दूसरे वाले में, SN1 और SN2 में ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। अब मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसके थ्रू, 2 तरीके से। सर यहाँ तो मैं लिख लेता हूँ फ्रंटल अटैक, यहाँ तो फ्रंटल अटैक।
फ्रंटल अटैक का मतलब कि ये जो आपको कार्बोकेटाइन प्लेनर देखने को मिल रहा था एबो द प्लेन अटैक, सही है ना। मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि यहाँ से ये फ्रंटल अटैक है, या तो ये कहाँ से अटैक कर दिया, बिलो द प्लेन, या रेयर अटैक। सो ये फ्रंटल अटैक और ये रेयर अटैक, सही, बैक साइड से बिल्कुल 180 पे, इसके ऑपोजिट 180 पे। अच्छा, जब फ्रंटल अटैक होगा तो जहाँ से x हटा था वहीं पे x आएगा। सर अगर वैसा ही होगा तो आप कुल मिला के ऐसा देखेंगे कि ये CR ऐसे था, ये R ऐसे था, ये R बिल्कुल ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, सही। देखिए बिल्कुल अगर x जहाँ से हटा था वहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कौन सा अटैक हो जाए, रेयर अटैक। अगर रेयर अटैक हो जाए, इसका नाम है सर रेयर है, हाँ नहीं रेयर नाम है इसका, मान लीजिए इसका रेयर नाम, या तो आप इसको ऐसे पढ़ते हैं कि अबोव द प्लेन अटैक, बिलो द प्लेन अटैक, या तो आप इसको फ्रंटल और रेयर अटैक भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फ्रंटल और रेयर अटैक भी होता है इसमें। अच्छा, उस टाइम पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा और ये जो 3 R जो मैंने विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री अभी तक दिखा रखे हैं, जो लेफ्ट पे दिख रहे हैं, वो कहाँ पे आएंगे, वो राइट साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वी हैव दिस C R R R और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये जो ऊपर वाला दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों के दोनों प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हम पढ़ते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब रिटेन करना, जैसा सबस्ट्रेट का स्टीरियोकेमिस्ट्री था वैसा ही स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका भी, जैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही इसका भी कॉन्फ़िगरेशन। और इसको हम पढ़ते हैं इन्वर्जन, इसको हम पढ़ लेंगे इन्वर्जन का मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट, ऊपर वाले के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि रिटेंशन के चांसेस थोड़े कम थे, ये क्यों कम थे मैंने आपको बता दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन और X नेगेटिव था इनके बीच में स्टिल इंटरेक्शंस हैं, इसलिए फ्रंटल अटैक के चांसेस थोड़े कम थे। तो ये जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट आपका बनता है, ये बनता है आपका 49%, कितने परसेंट। और ये जो आपका इन्वर्जन वाला बनता है, ये इन्वर्जन वाला 0.2 ज़्यादा हो गया, तो ये बनेगा आपका 51%। कितना बनेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 51% और वो 49%, ये 49 और ये 51, ठीक। अब जब मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे बताऊंगा डिटेल में, फिर मैं आपको रेसिमिजेशन या एनेंशियोमर्स के बारे में भी आइडिया दे दूंगा साथ साथ में, ठीक है। ये आ गया आपका मैकेनिज्म ऑफ SN1। सो कितने स्टेप में SN1 देखने को मिलता है, 2 स्टेप। सर इन स्टेप 1 द अल्काइल हैलाइड इज डिजॉल्व्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड अपॉन एडिंग इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट the carbon halogen bond enthalpy decreases to a much larger extent, near about 80%। जितना गैस में तोड़ने के लिए लग रहा था ना, उससे 80% कम हो जाएगा पानी में, इतना ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। एंड दैट इज ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ सॉल्वेटिंग पावर ऑफ दिस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खतरनाक, उतना सॉल्वेटिंग पावर ज़्यादा होता है। सो दैट इज ड्यू टू दिस सॉल्वेंट। एंड वंस दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज कॉम्पेंसेटेड, this bond is getting broken down and are separated by water molecules. So we get a carbocation and we get this Lg, living group. And once that carbocation is formed, now it is being attacked by a nucleophile, and since carbocation is planar in shape, so this nucleophile, this incoming nucleophile can attack this carbocation from both the side, either from the frontal side or from the either from the side X negative is being eliminated, or either from the side opposite to that of X, that is just 180 of that. And we get a retention product and also we get an inversion product. It is just the inversion that is 2% more as compared to the retention. So retention is 2% less. So why 2% less? It is due to that interaction between carbocation and X negative, which is still in interaction, just separated by the water molecules, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास देखने को मिल जाएंगी। तो this is the mechanism of SN1 रिएक्शन। किसका मैकेनिज्म आ जाएगा, SN1 रिएक्शन का, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहली चीज़ मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से काइनेटिक्स या स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दूँ, मैं कम कर लेता हूँ, पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री बता, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चल लीजिए कि आइसोमर्स भी और स्टीरियोकेमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी सिर्फ इन रिएक्शंस में, मेजॉरिटी में, पूरी केमिस्ट्री में मेजॉरिटी में जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होगी, स्टीरियो आइसोमर्स के अलावा वो यहाँ पे होगी। इसके अलावा कहीं पे भी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आपको नीट तक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। अब देखिएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अब मैं आपको पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से दिखा देती हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सबस्ट्रेट बना दिया कुछ इस तरीके से, लेट्स से दिस इज Br, ये मैंने बना दिया सबस्ट्रेट, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बोल दूं कि ये सबस्ट्रेट क्या आपके पास होगा। सो दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, राइट। दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2
ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन को मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मैंने लिख रखा है ना, ये 2 डिग्री का है, क्योंकि सर हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ रखा है उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस, ये 2 डिग्री वाला दोगला होता है। दोगला इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, ये फंसाता बच्चे को। SN1 भी देता है, SN2 भी देता है। और 2 अभी तक स्ट्रिक्टली इस हिसाब से नीट में सवाल बनते नहीं आ रहे कि पर्टिकुलरली किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अभी तक सवाल सिर्फ इस तरीके से आ रहा है कि इसमें SN1 फास्ट कौन देगा, SN2 फास्ट कौन देगा, इस तरीके से सवाल बन रहा है। इस तरीके से नहीं बनता कि बताइए स्ट्रिक्टली SN1 को फॉलो कर रहे हैं, SN2 को 4 रिएक्शन देके पूछ ले और आगे करेगा, ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब पहली पहचान तो ये होगी कि सर अगर तो 3 डिग्री है तो SN1 देगा, और अगर तो 1 डिग्री है वो कभी भी SN1 नहीं देगा, वो कभी भी SN1 नहीं दे। लेकिन जब 2 डिग्री फंसा, ये दोनों देता है, ये SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, और इवन एलिमिनेशन भी दे देता है। तो इस केस में आपको न्यूक्लियोफाइल पे पहला ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल पे पहला ध्यान। और जब SN1 आप करवाओगे तो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हैं वो H2O है, पर्टिकुलरली, फिर बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में H2O। ये सॉल्वेंट भी काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा था, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। सर ऐसे रिएक्शंस जहां पे सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाए, सच रिएक्शंस आर सोल्वोलिसिस, सच रिएक्शंस आर, और ये SN1 को फॉलो करते ही करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे रिएक्शंस जहां सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जहां सॉल्वेंट अलग लेना पड़ता है और न्यूक्लियोफाइल दूसरा अलग ऐड करना पड़ता है। और ये एक लोता ऐसा एग्जांपल, या इन जनरल ऐसा आपको एग्जांपल स्पेसिफिकली देखने को मिल रहा है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह भी। सच रिएक्शंस आर सोल्वोलिसिस। क्या पढ़ते हैं इनको? मैं लिख लेता हूँ साथ में कि सोल्वो, और SN1 में ही आ जाता है वो, सोल्वोलिसिस, सोल्वोलिसिस रिएक्शन। सोल्वोलिसिस का मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल, जिनमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा। अच्छा मोटी मोटी बात जो आपको समझ में आ रही वो ये है, सर ये जो Br है, इस Br को हटाएंगे और OH नेगेटिव को लेके आ जाएंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन? अल्कोहल का फॉर्मेशन। अच्छा जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको इस तरीके से अगर दिखा दूँ, मैकेनिज्म के इस तरीके से मैं दिखा दूँ कि कैसे अटैक करता है, कैसे आपका हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस होता है। ये जो H2O है ना सर, ये H2O क्या करता है, ये टूट के अटैक नहीं करता, ये हाइड्रोलिसिस के टाइम पे टूट के अटैक करता है, यहाँ पे टूट के अटैक नहीं करता। यहाँ पे क्या करता है, इस O के लोन पेयर के थ्रू आके अटैक करना चाहता है। अब मुझे बताइए SN1 कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या हुआ होगा सर? पहले स्टेप में Br हटा होगा और कार्बोकेटाइन बना होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो आपका था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ऐसे ही हुआ होगा, कार्बोकेटाइन बनाना है हमने, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो H2O था, ये H2O आके इस पर अटैक करेगा। अब मुझे बताइए इस H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर के थ्रू आके अटैक करता है इस पर, कार्बोकेटाइन पे। जब इसने इस पर अटैक कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सब यहाँ दिस वे, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन के थ्रू, ऐसा ही। और जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या कर देगा, साथ वाले इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके तोड़ देगा, हट जाएगा, यह हट जाएगा, ठीक है ना। और ये ध्यान से रखना है, मैंने ग्रुप्स में भी बताया था, सेम चीज़ें ये सॉरी उसके अगले वाले में भी बताया था। और यहाँ पे दिक्कत ये रहती है, बच्चा ये सोचता है कि सर ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, सर ये तोड़ेगा तो फिर यही बनेगा, तो वापस जाके क्या करना है, सही है ना। ये इसको तोड़ के भाग जाएगा, जब इसको तोड़ के भागेगा H पॉजिटिव निकल गया। अच्छा इस H पॉजिटिव को हटाएगा कौन, इसके लिए फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता है, ये H2O फिर से अटैक करता है, और ये H2O जब अटैक करता है तो इस H पॉजिटिव को खींच के ले जाता है, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है। कुल मिला के आपके पास ऐसा बनेगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, फाइनल यही बनना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये ना भी पता हो, फाइनली यही बनना है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं फाइनली जो बनना है वही बना लेता हूँ। देखिएगा ध्यान से कि इसके थ्रू अटैक होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि OH नहीं बनता, वाटर के थ्रू ही अटैक होता है, उसके बाद H पॉजिटिव हट के OH जुड़ता है। अब मुझे बताइए जब ऐसा होगा कि Br हटेगा, ये OH जो आके जुड़ने वाला है, ये OH कहाँ से जुड़ सकता है, या वाटर कहाँ से अटैक कर सकता है, एबोव द प्लेन ऑफ। अभी ये Br कहाँ पे है, एबोव द प्लेन है, सॉलिड वेज पे है। सॉलिड वेज का मतलब होता है एबोव द प्लेन, कहीं भी बनाओ सॉलिड बनाया तो एबोव द प्लेन है। अच्छा जब आपका OH आके जुड़ेगा, वाटर अटैक करेगा, और पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जब OH आके जुड़ गया, सर OH जब भी आके जुड़ेगा इसका मतलब ये होगा कि या तो एबोव द प्लेन जुड़ेगा या तो बिलो द प्लेन जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बारी तो मैं ऐसा बना लेता हूँ कि OH आके कुछ ऐसा जुड़ गया, ये जुड़ गया OH, और एक बारी में कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ये जुड़ गया OH, वो सेम जो मैंने ऊपर दिखाया था। कार्बोकेटाइन जो बनेगा या तो एबोव द प्लेन अटैक या तो बिलो द प्लेन अटैक, फ्रंटल या रेयर अटैक, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब एक मजे वाली बात सुनना इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे ना सर, इन प्रोडक्ट्स का स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग होता है।
इनका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, या कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा, साथ साथ में वो सिखा दूंगा उसको भी मैं अलग टॉपिक में। अब एक मज़े वाली बात आपको सिर्फ ये ध्यान में रखनी है कि सर ये अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, या रिटेंशन और इन्वर्जन तब जाके बनता है जब आपका सबस्ट्रेट कायरल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं नोट करके लिख लेता हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा मान लो बहुत जेन्युइन सवाल है नीट के लिए कि आपको ऐसा पूछ ले 4 सबस्ट्रेट देके कि बताइए किस वाले में आपको रेसिमिजेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या टर्म है वो मैं साथ में बता देता हूँ, जिसमें ये जो आपका सबस्ट्रेट हो ये कायरल हो, ठीक है। इफ़ सबस्ट्रेट इज कायरल, इफ सबस्ट्रेट इज, बताइए कायरल क्या होगा सर? कायरल ऐसा कार्बन जिसमें लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, एसिमेट्रिक कार्बन। कैसा कार्बन? एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। कायरल का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, जिसमें लगे हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जिसमें लगे हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ए कायरल। अच्छा ज़रा देख लेते हैं इसको, इस कायरल वाले को देख लेते हैं। ये जो कार्बन यहाँ पे है, मुझे बताइए ये वाला जो कार्बन है, ये जो मैंने दिखा रखा है, इस कार्बन पे एक Br लगा है, इस साइड से मिथाइल ग्रुप, इस साइड से इथाइल ग्रुप, 3 अलग हो गए। और एक जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ये अबो द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन दिखने को मिले, ऐसा कुछ होगा। अब मुझे बताइए इस कार्बन पे चारों के चारों जो ग्रुप लगे हुए कैसे हैं? डिफरेंट। सो दैट मीन दिस कार्बन इज कायरल, और कायरल कार्बन को आप एस्ट्रिक से दिखाते हैं, स्टार बना के, ऐसे स्टार बना लेते हैं। तो दिस इज कायरल कार्बन, दिस इज कायरल होना बहुत ज़रूरी है। और जब कायरल कार्बन होगा तब जाके ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, वरना नहीं बनते। सर अगर ये कायरल ना होता और आप SN1 करवाते तो आपके पास 2 प्रोडक्ट ना बनते, एक आप ये नहीं बता सकते थे कि रिटेंशन था इन्वर्जन था, उसमें ये बता ही नहीं सकते आप, सिंपली प्रोडक्ट बन रहा है सर, ना इन्वर्जन ना, ऐसा बताना मुश्किल है। सिंपली ऐसा मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर, ठीक है, क्योंकि दोनों बन ही नहीं रहे, इस तरीके से नहीं बनेंगे। सो ये क्या होना चाहिए? शुड बी कायरल। और जब ये कायरल होगा तब आपके पास क्या बनेगा? एक तो बनेगा रिटेंशन और दूसरा बनेगा इन्वर्जन। अब बताइए 50-50 तो था नहीं है, ये कितने परसेंट था? सिर्फ 49, और ये वाला था 51%। सर अगर तो 50-50 हो तो इसको हम पढ़ते हैं कंप्लीट रेसिमिजेशन। सर रेसिमिजेशन का मतलब जब आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से दोनों के दोनों प्रोडक्ट बने, एक में रिटेंशन हो और दूसरे में इन्वर्जन हो, ये दोनों जब एक साथ बनते हैं, सच प्रोसेस इज नॉन एज रेसिमिजेशन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? रेसिमिजेशन पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम और इसी रेसिमिजेशन को जब तोड़ना हो ना, रेसिमिजेशन या रेसिमिक मिक्सचर का मतलब कि एक रिटेंशन वाला एक इन्वर्जन वाला, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 चीज़ें, रिटेंशन वाला भी और, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिजेशन। उसको हम क्या पढ़ लेते हैं? लेकिन जब आपके पास 50-50 ना बने और थोड़ा सा कम ज़्यादा बने, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रेसिमिजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को, इस सबस्ट्रेट इज कायरल, देन रेसिमिजेशन, और मैं स्ट्रिक्टली लिख लेता हूँ कि पार्शियल रेसिमिजेशन। कैसा? पार्शियल अकर। पार्शियल का मतलब ये कि 50-50 नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना। जब सवाल ऐसा मिले आपको, ऐसे सवाल नहीं बनेंगे आगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, SN1 SN2 में ये सवाल बनेंगे, बहुत जेन्युइन सवाल है। आपको ऐसा पूछ ले कि बताइए SN1 में इनमें से क्या देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन देगा, हमेशा टेस्ट सीरीज में भी देखोगे। एक लिखेगा रिटेंशन, दूसरा लिखेगा इन्वर्जन, तीसरा लिखेगा कंप्लीट रेसिमिजेशन, चौथा लिखेगा पार्शियल रेसिमिजेशन। सो दैट शुड बी पार्शियल रेसिमिजेशन। क्यों? क्योंकि 50-50 कंप्लीट नहीं बनेगा, और ये जो पार्शियल रेसिमिजेशन होगा इसकी वजह से रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी। सर अगर एक आपका ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट साइड पर रोटेट करे तो दूसरा वाला लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा। अगर एक D फॉर्म हो तो दूसरा L फॉर्म होगा। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी के लिए इतना याद रख लेना कि अगर एक को मैं प्लस कॉन्फ़िगरेशन से शो करूं, किससे? दूसरा वाला किससे होगा? माइनस। दोनों के दोनों सेम है, एक में OH अबो द प्लेन, दूसरे में OH बिलो द प्लेन। सो मान लीजिए कि दोनों में मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का, लेकिन दोनों में साइन सेम नहीं होगा। एक राइट साइड पर रोटेट कर रहा तो एक लेफ्ट साइड पर रोटेट कर देगा। अब देखिएगा इस चीज़ को लिखने का एक सुंदर तरीका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम आएगा आपके पास ब्यूटेन 2-ओल या 2-ब्यूटेनोल, 2-ब्रोमोब्यूटेन से 2-ब्यूटेनोल, यही बना। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा था 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट का नाम +-2-ब्यूटेनॉल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, +-2-ब्यूटेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसे इससे क्या समझ में आ रहा है? +-2-ब्यूटेनॉल से सर जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में इन्वर्जन भी था और रिटेंशन भी था। इन्वर्जन भी और
अगर एक प्लस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो दूसरा, मैं इसको आर और एस से भी सिखाऊंगा, मैं लेटर ऑन इसको आर और एस से भी सिखाऊंगा, रेक्टस और सिनिस्टर से भी, बट फिलहाल के लिए इतना कि प्लस माइनस ब्यूटेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? प्लस माइनस, एक रिटेंशन वाला और जब ऐसा हो कि दोनों के दोनों बने, उसको हम क्या पढ़ते हैं? रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर इस रैसिमिक मिक्सचर को तोड़ के दोनों को अलग करें, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर का उल्टा। रैसिमिक मिक्सचर में दोनों होते हैं और जब रेजोल्यूशन किया दोनों को अलग अलग करके अलग कर दिया। इन दोनों को सेपरेट करने का तरीके को पढ़ते हैं रेजोल्यूशन। ठीक, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेजोल्यूशन लिख लेता हूँ। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या करना है? टू सेपरेट। और इस पे सवाल था शायद इस बार, इसमें मुझे याद आ रहा है कि 2 सवाल थे, एक इजी था, इसमें भी था। ये क्या कहते हैं बोर्ड में नहीं, इसमें नीट में सवाल था इस बार शायद। टू सेपरेट रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना, उसको हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन। उसको हम क्या पढ़ लेते हैं? रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, रैसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम तरीका, इसको हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन। क्या पढ़ लेते हैं? रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो मैं आरएस बता ही देता हूँ, यहीं पे आरएस सिखा देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना कि कैसे डिफरेंट है, इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए, जब आपको क्या करना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है। सर, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आर और एस नोमेनक्लेचर देखा जाए। क्या देखा जाए? आर एंड एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, और आर एंड एस स्ट्रिक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन ध्यान में रखना कि अगर बच्चे को आइडिया हो जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें और डिटेल में पता चल सकती हैं। सवाल बना तो बेहतर है, ना बना तब भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ आर एंड एस नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। आर इज रेक्टस, एस इज सिनिस्टर। आर को हम पढ़ते हैं रेक्टस और एस को पढ़ते हैं सिनिस्टर। रेक्टस एंड सिनिस्टर, रेक्टस एंड, बहुत ईजी है, सिर्फ गाड़ी घुमानी आनी चाहिए। देखना गाड़ी कैसे घुमाएंगे हम, ध्यान सुनना। आपको क्या करना है, पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कायरल कार्बन होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? कायरल कार्बन। ठीक है, मैं 1-1 करके लिख लेता हूँ, स्टेप वाइज लिख लेता हूँ। कायरल कार्बन, कायरल, ओके। अच्छा, कायरल कार्बन जब देखा, उसके बाद प्रायोरिटी लिखना आपको, और प्रायोरिटी आप देंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास भी लिखता है, लेकिन वो सेम बात है, सिर्फ एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से जनरली, प्रायोरिटी किसके हिसाब से? अब मुझे बताइए, अगर जो कायरल कार्बन आपके पास है, मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, ऐसा लिखते हैं मैंने। मुझे बताओ, एक कायरल कार्बन जो आपके पास है, कायरल कार्बन में जब आपको प्रायोरिटी असाइन करना है तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले को पहले प्रायोरिटी लिखेंगे, और सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले को, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले को उसके बाद घटता हुआ। लेट्स से दिस इज फ्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन। सही है, ठीक है, देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, कायरल कार्बन देख रहा हूँ, सब चारों डिफरेंट है, कायरल है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी दूंगा 1 2 3 4 करके। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका? एटॉमिक, इसको दे दिया प्रायोरिटी 1, इसको दे दिया प्रायोरिटी 2, इसको 4, डन है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से चला गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद चक्री घुमानी है। उसके बाद आपको चक्री घुमानी है 4 को, जो आपने स्टेयरिंग देखा होगा, स्टेयरिंग में 3 होते हैं इसमें, और चौथा होता है अंदर। आपको बस स्टेयरिंग घुमाना है, स्टेयरिंग घुमाना है सिर्फ, और चौथे वाले को इग्नोर करना है। तो मान लो चौथा वाला स्टेयरिंग का डंडा है, चौथे वाले को इग्नोर करना और चक्री घुमानी है 1 2 3। जहाँ से भी घूम रहा है 1 2 3 घुमाना है, 1 2 3 घुमाना। आओ घुमाते हैं 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब एंटी क्लॉक घूमेगा। ऐसा घूमेगा ना, देखो 1 2 3, यस, इस तरीके से घूमेगा, 1 2 3, इस तरीके से आएगा। सही है, इस तरीके से चक्री घूमेगी। 4 को इग्नोर करो, सब 1 2 3 घुमाना है, सीधा 1 2 3 घुमाना, चक्री 1 2 3 घुमानी है। ठीक है, अच्छा, जब आपने चक्री 1 2 3 घुमाई, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना, जब आपने चक्री घुमाई 1 2 3, आपने ये देखना है कि सर जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप था, तीसरा लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट बात, जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप था, कौन सा? 4th प्रायोरिटी ग्रुप। जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप था, जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप था, अगर तो 4th प्रायोरिटी ग्रुप आपका अबव द प्लेन प्रेजेंट है, ये ध्यान सुनना, या ऐसा लिख लेते मैं, 4th प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी बिलो द प्लेन, इट शुड बी, ये कहाँ पे होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ इस पर। जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, दैट शुड बी बिलो द प्लेन, दैट शुड बी। अभी मुझे बताइए, ये 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो आपका है, ये 4th नंबर 4, ये कहाँ पे दिख रहा है? नहीं सर, बिलो द प्लेन, इन प्लेन। कहाँ पे? ना ही ये इन प्लेन होना चाहिए, ना ही ये अबव द प्लेन होना चाहिए, इट शुड बी बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन आपको कैसे पता चलेगा? इसके साथ डैश वेज लगा होगा। क्या लगा होगा? अभी मुझे बताइए, बिलो द प्लेन किसको रखा गया? आई, लेकिन होना कौन चाहिए था?
F होना चाहिए था सर। अगर ऐसा हुआ तो जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको बदलना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, अगर तो चक्री क्लॉकवाइज घूमी, कैसी घूमी? क्लॉकवाइज, इसको हम पढ़ते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस, राइट याद रखना सर। अगर तो चक्री एंटी घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी, इसको हम पढ़ते हैं सिनिस्टर। लेकिन इसमें बस एक चीज चेंज करनी है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? बिलो द प्लेन। अगर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको बदलो, अगर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको बदलो। अब मुझे बताइए अभी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लग रहा था आपको? एंटी चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है एंटी, सो इट शुड बी एस। लेकिन सिंस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट बिलो द प्लेन, सो इट इज आर। इतना चेंज करना है सिर्फ, होना चाहिए था एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको आर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा मैं लिख लेता हूँ, सिंस एंटी क्लॉकवाइज, तो शुड बी कैसा होना चाहिए? शुड बी एस, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नॉट, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, नॉट बिलो द प्लेन, है ना, नॉट बिलो द प्लेन, नॉट बिलो द प्लेन, सो इट इज आर। इसलिए आर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, इधर ही चेंज कर ले, वो है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। आप इसको आप फिशर में भी दिखा दें तब भी वैसे आ जाएगा, फिर आर है, ये कैसा है? आर है। अब देखना ध्यान से, अब मैं ऊपर आके चक्री घुमाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं चक्री घुमाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बताइए ये जो सबस्ट्रेट आपके पास था, ये सबस्ट्रेट में कायरल सेंटर आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रायोरिटी असाइन करूंगा मैं, ठीक है। बताओ यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन। प्रायोरिटी 1 किसको दूंगा मैं? Br को, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा सर, अगर एटम प्रेजेंट ना हो कि ग्रुप प्रेजेंट हुआ, तब क्या करूं? तब मैं उसके सिंगल एटम्स को देखूंगा। पहले एटम को देख के अगर कंपेयर हो गया तो ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे देखा मैंने CHO और यहाँ पे लिखा मैंने COOH, ऐसे लिखा। अब बताओ दोनों का कार्बन सेम था, तो मैंने क्या किया? कार्बन सेम था, इग्नोर कर दिया, ठीक। अब अगर ये दो ग्रुप कहीं पे जुड़े हैं, फिर मैं क्या करूंगा? दूसरे वाले पे आऊंगा, तो दूसरे वाला कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ये क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, आपके पास चॉइस है, हाइड्रोजन की तरफ मत जाओ, ऑक्सीजन की तरफ भी है, तो ऐसा ऑप्शन है ना आपके पास, C डबल बॉन्ड OH। तो मैं ले लेता हूँ, दूसरा ऑक्सीजन था। अच्छा यहाँ पे लिखोगे तो ऐसा है, यही है। अब इधर भी दूसरा कौन सा? ऑक्सीजन, इग्नोर कर दिया मैंने, ये भी सही है ना। दोनों सेम है, कैसे प्रायोरिटी कर दूँ? कम ज्यादा है नहीं कोई। फिर क्या करूँगा? तीसरे आइटम में जाऊँगा, तीसरा यहाँ पे कौन सा है, और यहाँ पे फिर से कौन? और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फिर मैं COH को प्रायोरिटी दूंगा। ये ग्रुप के हिसाब से, इस हिसाब से प्रायोरिटी चलेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आइए ऊपर, अब बताइए Br को मिल गया नंबर 1। अच्छा नंबर 2, इधर C है और 3 H है, और इधर C के बाद C है, तो C के बाद C वाले को प्रायोरिटी मिलेगा एज कम्पेयर टू C के बाद H को। तो मैं क्या कर दूंगा? इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 3 किसको? कार्बन को। और प्रायोरिटी नंबर 4 में कौन आ गया? आ गया ये। अब चक्री घुमाऊंगा, घुमाओ चक्री, कहाँ घूमेगी? 1 2 3, 4 को इग्नोर करो, इसको सीधा भूल जाओ। 1 2 3 जहाँ से चल रहा है वहीं से, ये आर है। अब मुझे बताओ 1 2 3 चल रहा है तो आर होगा। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? बिलो दी, अभी बिलो दी प्लेन ही है, चेंज नहीं करेंगे, जो है वही है। तो मैं क्या लिखूंगा? इसका आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया कैसा? आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ये आर। अच्छा आइए अब प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट्स में चक्री घुमा के देखते हैं, ठीक है। ये पहला वाला। अब मुझे बताओ, इसको मैं 1 लिखूंगा, ये आ गया जी आपका प्रायोरिटी नंबर 1, ओके। OH क्यों? क्योंकि OH ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। अच्छा उसके बाद इथाइल, कार्बन के बाद कार्बन 2, उसके बाद मिथाइल कार्बन, और उसके बाद चौथा जो नहीं दिख रहा वो हाइड्रोजन होगा। अब मुझे बताइए, आपको हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैंने सॉलिड वेज से लिखा है ना, और यहाँ पे डैश कहीं पे भी नहीं है, तो डैश में हाइड्रोजन होगा। तो 1 2 3 घुमाऊंगा मैं, बताइए 1 2 3 मैंने चक्री घुमाई, कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? दैट इज वाई रिटेंशन, दैट इज वाई रिटेंशन। रिटेंशन इसलिए क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन भी आर और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी। दिस इज व्हाट रिटेंशन मींस। ये होगा रिटेंशन का मतलब कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन सबस्ट्रेट का, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आपको किसका देखने को मिल रहा था? प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसा, हाँ ये सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तो आपको ये दे रखा है, समझ लीजिए अगर तो आपको ऐसा लिख रखा है कि इसमें रिटेंशन है, फिर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम। अच्छा निचले वाले में देखते हैं, जरा देखना खुद से चेंज हो जाएगा। जरा बताओ कैसे? 1 2 3 चक्री घुमाऊंगा, इसको 1 रखूंगा, इसको 2, और इसको चौथे पे हाइड्रोजन आएगा। अब बिलो द प्लेन ये है तो अबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा। अच्छा चलेगा तो ये क्लॉकवाइज ही सर, इसमें दिक्कत नहीं, आना चाहिए आर, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, बिलो द वो होना चाहिए बिलो द प्लेन, तो इसका मतलब मैं चेंज करके कितना ले आऊंगा? एस। जब ऐसा हो कि सबस्ट्रेट में आर हो और प्रोडक्ट में आर और एस दोनों बने, या जब ऐसा हो कि सबस्ट्रेट में एस हो और प्रोडक्ट में आर और एस दोनों बने, दैट इज रेसिमिजेशन, दैट इज रेसिमिजेशन। कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन, ये इन्वर्जन और ये रिटेंशन। सच आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स, इजंट इट? दीज आर आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? स्टीरियो आइसोमर्स है नहीं है? दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स, दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स,
एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि एक आर होता है और दूसरा एस होता है। एक आर और दूसरा दीज आर एनेंशियोमर्स। एंड जब भी एनेंशियोमर्स बनेंगे, एक सुंदर बात सुनिए, एक आर है दूसरा एस है, एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करेगा, एक लेफ्ट साइड पर रोटेट करेगा, और 0.2% का डिफरेंस है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुल मिला के इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और साइन अलग होगा। सर अगर तो आपका कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की क्षमता रखे, सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सच कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और ये दोनों के दोनों ये प्रॉपर्टी रखते हैं। ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाएगा, तो लेट्स से राइट साइड पर रोटेट करवा रहा है, तो मान लीजिए 90 डिग्री से, और ये क्या करवाएगा, लेफ्ट साइड पर रोटेट करवाएगा, और मान लीजिए -90 से। कितने से? अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और साइन अलग है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ओवरऑल एक्टिविटी जीरो। ओवरऑल एक्टिविटी जीरो। सो जब रेसिमाइजेशन होगा, ये जब एनेंशियोमर्स बनते हैं इक्वल अमाउंट्स में, उस टाइम पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होता है। सो कुल मिला के यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे दोज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनेंशियोमर्स में ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तब बनेंगे जब क्या होगा, क्योंकि रेसिमाइजेशन में दोनों बनते हैं, आर और एस भी होगा, एनेंशियोमर्स भी बनेंगे। अब आपको अगर सबस्ट्रेट दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताइए इसमें किस वाले में प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, आपको क्या करना है, सर उस वाले में बनेगा जिस वाले में आर और एस दोनों बने, और आर और एस दोनों उसमें बनते हैं जिसमें सबस्ट्रेट कायरल रहा हो। जिसमें सबस्ट्रेट क्या रहा हो, जो 4 दिए जाएंगे ना, उनमें से सिर्फ कायरल ढूंढना है। कायरल ढूंढना बहुत इजी है, वो कार्बन जिस पे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट। अगर कायरल दिया गया हो तो समझ जाइए जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें दोनों चीजें होंगी, और जब दोनों चीजें होंगी तो एक का पीपीएल राइट पे, एक का लेफ्ट पे, एक का एंगल ऑफ रोटेशन राइट पे, एक का एंगल ऑफ रोटेशन माइनस में, तो दोनों का एक दूसरे को कॉम्पनसेट करके जीरो, और ये होंगे आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो। ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिविटी ये इस तरीके से मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने CCl4 लिखा, कार्बन के 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड। सर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस होता है, बिल्कुल होगा, बॉन्ड मूवमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो, वेक्टर्स की तरह कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर चल रहे हैं, सेम एंगल पे कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सेम। एक आर तो दूसरा एस, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इंडिविजुअल एक्टिविटी था, ओवरऑल जीरो है। ओवरऑल कितना है? दिस इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ठीक है।